नमस्कार साथीहरु, हामीले एमडीएच मसाला या एभरेस्ट मसाला को नाम सुनेकै छौं र नेपालको हरेक कुना काप्चामा, हरेक पसलमा, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा, सुपरमार्केटमा, भाट बेटनीमा यी मसालाहरू पाइन्छ र हामी वर्षौंदेखि नि आफ्नो भान्सामा यी एभरेस्ट मसाला होस् या एमडीएच मसाला होस् यसको प्रयोग गर्दै आइराखेका छौं। तर साथीहरु, यी मसालाको बारेमा एउटा यस्तो नराम्रो समाचार भाइरल भइराछ कि यी मसालाहरूमा अखाद्य पदार्थको संख्या एकदमै बढी छ, जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ र अहिले विदेशका प्राय धेरैजसो देशहरूमा एमडीएच मसाला र एभरेस्ट मसाला प्रतिबन्ध भइसकेका छन्। साथसाथमा हामी 2 मिनट चाउचाउ अर्थात मैगी पनि युज गर्छौं, त मैगी पनि प्रतिबन्ध भइसकेका छन्। तर नेपालमा अहिलेसम्म न मैगी प्रतिबन्ध भएको छ, न एभरेस्ट मसाला प्रतिबन्ध भएको छ, न एमडीएच मसाला प्रतिबन्ध भएको छ। खुलेआम सरेआम नेपालको हरेक पसलमा, हरेक बजारमा, हरेक डिपार्टमेन्टल स्टोरमा खुलेआम बिक्री भइरहेछ। यसमाथि कुनै प्रतिबन्ध छैन, कुनै रोकटोक छैन। साथीहरु, आज तपाईलाई प्रमाणित एउटा भिडियोको माध्यमबाट तपाईलाई बताउने छु कि कसरी विदेशका अन्य देशहरूमा यी मसलाहरू प्रतिबन्ध भइसकेका छन् र कुन कारणले प्रतिबन्ध भएको छ। यी मसलाहरूमा के अखाद्य पदार्थहरू बढी मात्रामा छ, जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक हुने गर्छ। यस बारेमा तपाईलाई विस्तारपूर्वक उदाहरण स्वरूप जानकारी दिनेछु। यसको लागि तपाई यो भिडियो अवश्य हेर्नुहोला। नमस्कार दोस्तों, धूम्रपान और शराब आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो हम सब जानते हैं। इनसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर कोई अपने खाने में स्वाद डालना चाहे तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो चुका है। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर की तरफ से पहली नोटिफिकेशन आई थी। इन्होंने एमडीएच के 3 मसालों का नाम लिया, मद्रास करी पाउडर और सांभर मसाला। इसके अलावा एक एवरेस्ट का प्रोडक्ट फिश करी मसाला। इन सब में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई। ये एक ऐसा केमिकल है जिसके सेवन से कैंसर का डायरेक्ट लिंक है और कई देशों में इसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैंड है। सिंगापुर देश की फूड एजेंसी ने अलग से टेस्टिंग करी और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में यही चीज पाई। 4 मई 2024 जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव्स के देशों ने इन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल के देशों की फूड एजेंसीज अपनी अलग से टेस्टिंग करा रही हैं और जल्द ही वहां पर भी इन्हें बैन किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। थोड़ा और गहराई से जांच करी तो पता चला पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को या तो बैन कर दिया है या रिकॉल कर दिया है। 527 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया फिर से। इनमें सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि हर चीज शामिल है, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फल, सब्जियां, फ्लेवर्स, आइसक्रीम, थिकनर्स और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में एमडीएच ने जितने मसाले अमेरिका में भेजे, यूएस कस्टम अथॉरिटीज ने उनमें से 31% मसालों को वापस भेज दिया। कहा कि उनमें सैल्मोनेला पाया गया। ये एक बैक्टीरिया है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। दस्त लगना, फीवर आना, वॉमिटिंग और सीवियर केसेस में आपके नर्वस सिस्टम को भी चोट पहुंचा सकता है। यहां बात सिर्फ कुछ मसालों की नहीं है, ये खेल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आइए समझते हैं इस वीडियो में गहराई से कि ये कौन से केमिकल्स हैं जो पाए जा रहे हैं, क्यों पाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे असली कारण है और आप अपनी सेहत को बचाने के लिए यहां पर क्या कर सकते हैं। एवरेस्ट कंपनी से जब पूछा गया कि उनके मसाले ऐसे क्यों निकल रहे हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें तो नेसेसरी क्लियरेंसेस और अप्रूवल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ही दिया था। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। इसके अलावा हमारे खाने में कैंसरस केमिकल्स हैं या नहीं ये जांच करने की जिम्मेदारी है FSSAI की। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर।
और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दूसरे देशों के फूड अथॉरिटीज भी उनकी सरकारों के अंडर आते हैं। और वो सारे देश कम से कम अपने देशवासियों की हेल्थ की परवाह तो कर रहे हैं, कम से कम ये तो कह रहे हैं कि आपका खाना खतरनाक है, इन मसालों से दूर रहो। FSSAI की तरफ से इकलौता रिस्पॉन्स ये आया है कि हमें 20 दिन चाहिए इन मसालों की टेस्टिंग कराने के लिए, फिर हम देखेंगे कि ये हानिकारक है या नहीं। इन्हें 20 दिन चाहिए। यहाँ पर एक आम आदमी ने अपनी तरफ से टेस्टिंग करा ली और कुछ ही दिनों के अंदर टेस्ट रिजल्ट्स आ भी गए। और FSSAI वो यूनिट है जिन्होंने 20 दिन मांगे ये जवाब देने के लिए कि इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। मेरा सवाल FSSAI से ये है कि अगर मैं 4 दिन के अंदर पता लगा सकता हूँ कि इसके अंदर कितना इथाइलिन ऑक्साइड है, तो आपको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए? इस रिपोर्ट को देखिए, एक ट्विटर यूजर ने खुद से डिसाइड किया कि वो एवरेस्ट के फिश करी मसाले को टेस्टिंग करने के लिए भेजेगा। उसने इसे फूड हाइजीन एंड हेल्थ लेबोरेटरी में भेजा। 23 अप्रैल को उसने 50 ग्राम मसाले का सैंपल भेजा और 26 अप्रैल को रिपोर्ट तैयार भी होकर आ गई। क्या पाया गया? इस मसाले में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा 7.57 मिलीग्राम पर किलोग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है। इसकी लिमिट है 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि ये लिमिट से 70 गुना ज्यादा मात्रा में कैंसर कॉजिंग केमिकल मौजूद था। अब अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में अमेरिका ने 15% MDH के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया था। 2020 से लेकर आज तक, जैसा मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन 527 इंडियन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर चुका है या बैन कर चुका है। और अगर उन देशों पर यकीन नहीं होता तो इस रिपोर्ट को ही देख लो। ये तो एक इंडियन नहीं करवाई है, एक इंडियन लेबोरेटरी में ही। इस इशू की सीरियसनेस को समझ गए हो तो आइए अब थोड़ा इस केमिकल इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है EO या ETO। ये एक फॉसिल फ्यूल का बाय प्रोडक्ट है जिसके इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो यूज हमारे केस में रेलेवेंट है वो है स्पाइसेस की फ्यूमिगेशन में। फ्यूमिगेशन शब्द का मतलब होता है डिसइंफेक्ट करना या स्टेरिलाइज करना। जितने हानिकारक कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं खाने में, उन्हें मारना। इथाइलिन ऑक्साइड का एक गैस के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये गैस किसी भी मटेरियल की पैकेजिंग के थ्रू बड़ी आसानी से फ्लो कर जाती है और काफी आसान और एफिशिएंट तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है डिसइंफेक्ट करने के लिए। ये गैस अपने आप में कलरलेस है तो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन फ्लेमेबल जरूर है ये, यानी कि आग लग सकती है इस पर। इससे ई कोलाई और सैल्मोनेला जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। साथ ही साथ फंगस के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि फसल उगाते समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मसालों की पैकेजिंग करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है तो उस किसान की गलती नहीं है जो फसल को उगा रहा है, बल्कि उस कंपनी की जिम्मेदारी है जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के दौरान और पैकेजिंग करने से पहले इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल कर रही है। प्रॉब्लम स्टोरेज के वक्त आ रही है। ये एक बड़ा सिंपल सा फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो अलग अलग प्रोसेसेस बताता है जो इन्वॉल्व है इथाइलिन ऑक्साइड की स्टेरिलाइजेशन के दौरान। सबसे पहले प्री कंडीशनिंग होती है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर कंट्रोल चेक किया जाता है। फिर इस गैस के द्वारा स्टेरिलाइजेशन किया जाता है और फिर उस गैस की इवैक्यूएशन और गैस वॉशिंग करी जाती है। ये जो तीसरा प्रोसेस है इसका नाम है एरिएशन, और ये बहुत बहुत जरूरी प्रोसेस है क्योंकि यहां पर इस केमिकल को वापस से बाहर निकालने का काम किया जाता है। नाइट्रोजन इंजेक्शंस और वैक्यूम डीगैसिंग का इस्तेमाल किया जाता है इस केमिकल को खत्म करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी स्टेप पर प्रॉब्लम आती है। अगर खाने की स्टेरिलाइजेशन कर ली ETO से, लेकिन उसके बाद इसकी एरिएशन ढंग से नहीं करी गई, तो केमिकल के कुछ ट्रेसेस खाने में बच जाएंगे। इससे कुछ और हानिकारक केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि 2-क्लोरोइथेनॉल या इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन या इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये वही हानिकारक केमिकल्स हैं वैसे जो कफ सिरप्स में भी पाए गए थे, वही कफ सिरप्स जिनकी वजह से बच्चों की मौत हो गई थी उज्बेकिस्तान में। और यही कारण है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजन की कैटेगरी में डालती है। इन्होंने 4 अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं क्लासिफिकेशन के। ग्रुप 1 में वो चीजें हैं जिनसे फॉर श्योर इंसानों को कैंसर होता है। ग्रुप 2A में वो चीजें हैं जिनसे प्रोबेबली कैंसर होता है इंसानों को। ग्रुप 2B में वो चीजें हैं जिनसे पॉसिबली हो सकता है कैंसर इंसानों को। और ग्रुप 3 वाली चीजें नॉन क्लासिफाइबल है। तो ग्रुप 1 वाली चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक ये लिस्ट देख सकते हो अलग अलग केमिकल्स की जो ग्रुप 1 में आते हैं। कई सारी चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि कोयला, टोबैको, एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन, डीजल इंजन का एग्जॉस्ट, और इनमें से एक एंट्री यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड की भी है। इसके बारे में तो ये तक कहा गया है कि इवन लो लेवल्स पर इथाइलिन ऑक्साइड से लिम्फोइड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप इस गैस को इनहेल करते हो, इससे सेल्यूलर मटेरियल में आपके परमानेंट म्यूटेशंस हो सकती हैं, जो कि आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी पास ऑन करी जा सकती हैं। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इथाइलिन ऑक्साइड को लेकर। ना सिर्फ इन्होंने अपने सारे यूरोपियन देशों में कंप्लीटली बैन कर दिया इथाइलिन ऑक्साइड को, बल्कि ये भी कहा कि इंपोर्टेड चीजों में भी इथाइलिन ऑक्साइड बैंड है। इस पॉलिसी में एक थोड़ा सा बदलाव आया था साल 2003 में, जब इन्होंने देखा कि इंपोर्टेड खाने में माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का रिस्क काफी ज्यादा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि ठीक है, इंपोर्टेड खाने में हम बहुत थोड़ी सी मात्रा का इथाइलिन ऑक्साइड अलाउ करेंगे।
इन्होंने एक मैक्सिमम रेजिड्यूअल लिमिट डिफाइन करी 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम की। मतलब ईटीओ का इतना सा रेजिड्यू रह गया तो चलता है, लेकिन इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन इस लिमिट को भी 2022 में यूरोपियन कमीशन ने और भी कम कर दिया। इन्होंने कहा 0.2 भी नहीं, 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम नई लिमिट होगी। तो आज के दिन ईटीओ की इतनी एक्सेप्टेबल लिमिट है यूरोप में, और वो भी सिर्फ इंपोर्ट किए जाने वाली चीजों में। जो चीजें यूरोप के अंदर बन रही हैं उनमें कंप्लीटली बैंड है ईटीओ का इस्तेमाल। पिछले साल अप्रैल 2023 में इन्होंने ईटीओ की क्लासिफिकेशन भी बदल दी। इन्होंने कहा हम इसे फ्यूमिगेंट नहीं बुलाएंगे, हम इसे पेस्टिसाइड रेजिड्यू बुलाएंगे। इस डेफिनेशन को बदलने का मतलब था कि हर एक यूरोपियन देश के लिए यह मैंडेटरी बन गया वो अपने फूड सैंपल्स की टेस्टिंग कराएं ईटीओ को लेकर। सिंगापुर की बात करी जाए, सिंगापुर की जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट है इथाइलिन ऑक्साइड की, वो यूरोप से कहीं ज्यादा है, 50 मिलीग्राम पर किलोग्राम। इनके देश में फ्यूमिगेशन के तौर पर ईटीओ का इस्तेमाल करना अलाउड है, लेकिन जो लिमिट है इनकी 500 गुना ज्यादा है ये यूरोप की लिमिट से। और फिर भी जब इन्होंने एवरेस्ट के फिश करी मसाला की टेस्टिंग करी तो अपनी लिमिट से ज्यादा इन्होंने एक केमिकल पाया। हांगकांग की बात करें तो इस मामले में हांगकांग की रेगुलेशन ज्यादा मजबूत है सिंगापुर से। ये ना सिर्फ ईटीओ को एक पेस्टिसाइड कंसीडर करते हैं, बल्कि इनके देश में इसे फ्यूमिगेशन के तौर पर इस्तेमाल करना अलाउड ही नहीं है, और ना ही इसे पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करना अलाउड है। अगर हांगकांग में फूड क्वालिटी को लेकर वायलेशन होती है तो $50,000 का फाइन लग सकता है और 6 महीने की जेल हो सकती है। इतना सब हो जाने के बावजूद एवरेस्ट के जो डायरेक्टर हैं राजीव शाह, वो कहते हैं कि 60 में से सिर्फ एक फिश करी मसाला में ही तो ईटीओ निकला है, तो बाकी सारे मसाले खाने लायक हैं। और दूसरी तरफ एमडीएच का भी यही दावा है कि सारे प्रोडक्ट्स इनके सेफ हैं और आराम से खाने लायक हैं। लेकिन पता है क्या दोस्तों, बात यहाँ पर सिर्फ इथाइलिन ऑक्साइड की नहीं है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, अमेरिका में जो एमडीएच मसालों की शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया गया वो साल्मोनेला की वजह से किया गया। आयरनी की बात देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था ईटीओ का इस्तेमाल किया जाता है साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो यहाँ कुछ मसालों में ईटीओ पाया जा रहा है, कुछ मसालों में साल्मोनेला पाया जा रहा है। यूएस की एफडीए ने बताया कि अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में 15% एमडीएच के जो मसाले इंपोर्ट किए जा रहे थे अमेरिका में, उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया साल्मोनेला की वजह से। लेकिन इसके अगले पीरियड में अक्टूबर 2023 से लेकर जो अभी तक का समय है, ये रिजेक्शन का रेट 31% पर था। टोटल में 11 शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया गया, जिनमें स्पाइसेस, फ्लेवर्स और सॉल्ट्स थे एमडीएच के। और एक शिपमेंट का मतलब यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं है, एक शिपमेंट यहाँ पर एक कार्टन भी हो सकता है, एक ट्रक लोड भी हो सकता है और एक पूरे जहाज का कंटेनर भी हो सकता है। इस आउटलुक के आर्टिकल के अनुसार जनवरी 2022 में यूएस की एफडीए ने एमडीएच के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया था इंडिया में आकर। उस वक्त खतरा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन तब भी एफडीए ने यह नोट किया था कि प्लांट में एडिक्वेट सैनिटरी फैसिलिटीज और अकोमोडेशंस नहीं है। एग्जैक्ट कोड सुनिए, इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स इनके इस तरीके से डिजाइन ही नहीं किए गए कि उन्हें क्लीन किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, कंटेमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। बात यहां सिर्फ एमडीएच के मसालों की नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2023 के बीच में अमेरिका ने 786 शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया जो इंडिया से आ रही थी। टोटल में 3925 ह्यूमन फूड एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स इंडिया से यूएस भेजी गई थी, यानी कि 20% रिजेक्ट हो गई सैल्मोनेला की वजह से। इसमें सिर्फ मसाले ही नहीं थे, इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, सी फूड प्रोडक्ट्स भी थे। हेडलाइन पढ़ो इस आर्टिकल की क्या है, इंडिया से जो आने वाला सामान है उसका रिजेक्ट होने का चांस 7 गुना ज्यादा है चाइना से आने वाले सामान के कंपैरिजन में। बात यहां सिर्फ इथाइलिन ऑक्साइड और सैल्मोनेला तक सीमित नहीं रहती। पिछले साल की इस खबर को भी देखो। 14 नवंबर 2023 यूरोपियन कमीशन ने अलार्म साउंड किया इंडिया से आने वाले टर्मरिक को लेकर, जहां पर एक खतरनाक जानलेवा पेस्टिसाइड क्लोरपाइरिफोस पाया गया। ये पेस्टिसाइड कई देशों में बैन्ड है क्योंकि इससे बच्चों की ब्रेन ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम कुछ मसालों से कहीं ज्यादा बढ़कर है और ये चीजें पिछले कई सालों से देखी जा रही हैं। यूरोप में चेतावनी की घंटी साल 2020 में बेल्जियम के द्वारा बजाई गई थी, जब भारतीय सेसेमी सीड्स यानी तिल में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था। तब से लेकर आज तक ये इतनी सारी चीजों में पाया जा चुका है। सीरियल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ब्रेड, क्रैकर्स, स्पाइसेस और तो और खेतों में जो जानवरों को खाना खिलाया जाता है उसमें भी ये पाया गया। इस बेल्जियम वाले इंसिडेंट के बाद ही था कि यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी ने इंडियन इंपोर्टेड खाने को सीरियसली लेना शुरू किया। इनका एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, यूरोपियन रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RASFF। इनका जो डेटा होता है ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हो इनकी वेबसाइट पर। मार्च 2019 और मार्च 2024 के बीच में इंडियन इंपोर्टेड चीजों को लेकर 985 RASFF की नोटिफिकेशंस आई हैं, जिन्हें सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। ये कोई नेक्सस नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था है जो यूरोप ने अपने देश के नागरिकों की सेफ्टी के लिए बनाई है।
इनकी कोशिश है कि लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली किस खाने में क्या क्या पाया जा रहा है। याद है 2015 में दोस्तों हमारी सरकार ने मैगी को बैन कर दिया था क्योंकि उसमें MSG के ट्रेसेस पाए गए थे। एज एन इंडिविजुअल हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक खाना खरीदें। अगर आप किसी किसान को जानते हैं तो डायरेक्टली उनसे खरीदिए ताकि क्वालिटी का आपको पता चल पाए। और इथाइलिन ऑक्साइड को लेकर क्योंकि स्टोरेज में प्रॉब्लम आ रही थी तो जितना फ्रेश खाना हो सके उसे खरीदिए। अगर आपको किसी खाने की क्वालिटी को लेकर डाउट होता है तो आप अपनी तरफ से भी फूड आइटम्स को भेज सकते हैं क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए अलग अलग लेबोरेटरीज में। जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो के एग्जाम्पल बताया था कि एक ट्विटर यूजर ने खुद से अपने एक सैंपल को भेजा इथाइलिन ऑक्साइड की टेस्टिंग करवाने के लिए। और ओवरऑल जितना ज्यादा हम ऑर्गेनिक खाने को प्रमोट कर सकें उतना बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईलाई बेसार खानु छ, धुलो खोर्सानी युज गर्नु पर्यो या मसाला युज गर्नु पर्यो भने तपाई मार्केटबाट जानुस्। मार्केटमा जुन खडा मसाला भनिन्छ नि, नपिसेको मसाला, त्यो लिएर आउनुस्। तपाई रातो खोर्सानी किन्न लिएर आउनुस् र आफ्नै घरमा मिक्सरमा तपाई पिस्नुस्। या तपाई बेसारको जुन पाउँछ नि गेठा, त्यो तपाई किन्नुस्, त्यसलाई पिस्नु सक्नुहुन्छ, सिलौटामा पिस्नु सक्नुहुन्छ, त्यो तपाई खानुस्। र मेरो भन्नुको मतलब के छ कि ध्रुव राठीको यो भिडियोबाट प्रमाणित भइसकेका छन् कि MDH मसाला या एभरेस्ट मसाला हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ। र नेपाल सरकारलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि प्लिज भारतबाट जति पनि सामानहरू यहाँ आउँछ नि, खाद्य पदार्थहरू, उहाँहरूको चेक जाँच हुनु पर्यो। यदि अखाद्य पदार्थ छ भने त्यस्ता पदार्थमा प्रतिबन्ध गर्नु पर्यो। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यो कदम चाल्न सक्दैन। हिम्मतै छैन, बलै छैन, खाली भाषण मात्रै गर्ने हो। तर हामी तपाई नेपाली जति पनि नागरिकहरू छ नि, हामीलाई जागरुक हुनु पर्यो र हामीले नै यी अखाद्य पदार्थहरूलाई बाइकआउट गर्नु पर्यो। चाहे विनोद चौधरीको वाइ वाइ चाउचाउ होस् या एभरेस्ट मसाला होस् या MDH मसाला होस् या 2 मिनट मैगी होस्, यी सम्पूर्ण खाद्य पदार्थलाई सधैँको लागि बाई बाई गरिदिनु होला।